नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। हालांकि अगर मैं आज के पेपर की बात करूं तो आपको बहुत सारी न्यूज़ जो है मिलेंगी। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ हैं, लेकिन आज के इंपॉर्टेंट खबरें जो रही हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि आज कौन से दिन की खबर जो है कवर करेंगे, तो आज हम 23 जून की सारी खबरों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की करंट अफेयर्स में देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन से न्यूज़ जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लोग चैनल पे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। और अगर आफ्टर क्लास यानी कि पूरी क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, मैंने कुछ चीज़ें रिकॉल की, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले कुछ नैतिक जिम्मेदारियां जो हमेशा पूरी करनी है और आपको सूचित करना है कि कौन कौन सी चीजें एग्जाम मिनिस्ट्री आपके लिए कर रहा है। अगर आप 2026 या 2027 में प्रीलिम्स देने की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जीएस फाउंडेशन का बैच कहीं से मिल जाए जहां हमें परफेक्टली वही चीजें पढ़ाई जाएं जो पूछी जानी हैं, तो आप हमारे आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों में से जो भी आपको जिस माध्यम से आप पढ़े हैं उस माध्यम की तैयारी के लिए इन दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बैचेस है। बैचेस आपको लाइव और ऑनलाइन हमारे ऐप पे मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, आप पैन इंडिया में कहीं से भी हैं, पैन इंडिया में आप कहीं से भी हैं। याद रखिए, अगर आपको एग्जाम मिनिस्ट्री का कोर्स लेना है तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमारे ऐप पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। रिगार्डिंग दिस कोर्स अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 9024850625 एग्जाम मिनिस्ट्री का ये नंबर है। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं रिगार्डिंग कोर्स और फीस और कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, www.examministry.com पे जा करके हमारे सारे कोर्सेस से रिलेटेड सभी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम मिनिस्ट्री की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम EXAM, अब अगर मुझे मिनिस्ट्री लिखना है फिर से एम लिखना है, लेकिन हमारी स्पेलिंग में एग्जाम मिनिस्ट्री ऐसे लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम मिनिस्ट्री। तो एग्जाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर के सारी इंफॉर्मेशन, सारे कोर्सेज से रिलेटेड सारी डिटेल्स, ब्रोशर्स, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप उससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है, कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर, रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, रिगार्डिंग मेंटरशिप, रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी समस्या का पूरी तरीके से समाधान करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगली जो है उसकी तरफ। देखिए, अभी क्या है कि एग्जाम मिनिस्ट्री आपके सिर्फ कोर्सेज को लेकर के नहीं ध्यान रख रहा है, आपका भी ध्यान उतना ही रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो, मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है अपने ऐसे टाइम पर जो है तैयारी कर रखी है जहां पर उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं या उनकी कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि भाई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि पैसों की तंगी है। मान लेते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपको पैसे की समस्या है और आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगा, किसी दूसरे शहर में जैसे दिल्ली हो गया या कहीं अदर्स जो है लोकेशंस पे जा करके मैं इतनी फीस दे करके, रूम का खर्चा दे करके सारी चीज़ें नहीं कर सकता इतना वहन, और मैं चाहता हूं कि मैं सेल्फ स्टडी करूं और सेल्फ स्टडी के जरिए तैयारी करना चाहता हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी सेल्फ स्टडी की तैयारी के दौरान एक मेंटर हो ऐसा, ठीक है, जो मुझे ये सारी चीजें बताता रहे कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है। यानी कि अगर मैं बात करूं डूज एंड डोंट्स, ठीक है, इनके बारे में बता दे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है।
स्टडी मटेरियल के बारे में बता दे, स्टडी मटेरियल के बारे में बता दे कि स्टडी मटेरियल कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी समझाए, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ टेस्ट मेरे हो जाएं, टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट हो जाएं, प्री को लेकर के और मेंस को लेकर के। यानी कि मैं तैयारी के दौरान प्री की भी तैयारी करूं और मेंस की भी तैयारी करूं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि घर बैठे, चूंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है या किसी कारण से मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है XYZ, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जो मुझे मेरी सेल्फ स्टडी के दौरान सिर्फ गाइडेंस की तरीके से एक गुरु की तरीके से हमेशा मैं उसकी जो है यूं कहूं कि निगरानी में रहूं और उस चीज़ को वो सही तरीके से मेजर करके मुझे गाइडेंस देता रहे, उसके लिए भी एग्जाम मिनिस्ट्री ने जो है आपके लिए जो है प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो है दोस्तों दो प्रोग्राम्स ऐसे हैं, पहले का नाम क्या है द्रोणा एक्स और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है विक्रांत एक्स। दोनों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले द्रोणा एक्स के बारे में समझ लो। द्रोणा एक्स क्या है, ईयर लॉन्ग मेंटरशिप प्रोग्राम है और यही कारण है कि ये वर्ष भर चलने वाला जो प्रोग्राम है, जो वर्ष भर आपके साथ रहेगा आपकी पूरी तैयारी के दौरान। अगर मैं बात करूं कितने समय इसका क्या रहेगा, तो इसका समय जो रहेगा वो 11 माह रहेगा। 11 माह तक हम आपके साथ रहेंगे। ऑब्वियसली एक जो अगला माह होगा उनमें से किसी एक माह में तो आपका पेपर होगा। पूरे 11 माह आपके साथ रहेगा। ये आपकी सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम है, ठीक है, कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाए जिसमें मैं अपने आप को परख सकूं, समझ सकूं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है आपके लिए। इसमें क्या है, देखिए 1 जून से ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। 2 बैचेस हमारी फुल हो चुकी हैं। तीसरे बैच के लिए हम जो है अभी एप्लीकेशंस मंगा रहे हैं। ध्यान रखिए इसमें आपको 55 प्लस प्रीलिम्स के और जिसमें जीएस और सीसैट की कवरेज होगी, ऐसे जो है पेपर इंक्लूड कराए जाएंगे। पेपर में टोटल अगर हम बात करें तो 3500 प्लस क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ आप मेंस की भी आंसर राइटिंग करेंगे, जिसमें हमने 35 प्लस मेंस के टेस्ट इंक्लूड किए हैं, जो कि फुल लेंथ के साथ साथ सेक्शनल्स भी होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस क्वेश्चंस के मेंस आंसर राइटिंग करने का मौका मिलेगा आपको। इसके साथ ही साथ आपको फुल लेंथ भी मिलेंगे और सेक्शनल यानी खंडवार और पूरी जो है एक तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करने वाले पेपर भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों अब जब आपने ये दोनों टेस्ट और पेपर दे लिए, मान लेते हैं ये दोनों टेस्ट और पेपर दे लिए, तो 55 टेस्ट जब आप प्रीलिम्स के दोगे यानी जीएस और सीसैट के, तो हम इसकी लाइव टेस्ट डिस्कशन आपके साथ करेंगे एवरी वीकेंड, ठीक है। पूरे सप्ताह के अंत में जो भी टेस्ट आपका होगा उसका हम लाइव टेस्ट डिस्कशन करेंगे आपके साथ। दूसरी चीज, जो आप मेंस में आंसर राइटिंग करके हमें कॉपी से इवैल्यूएट करने के लिए दोगे, हम उस कॉपी को आंसर शीट को इवैल्यूएट करके आपके साथ इन डेप्थ 1-to-1 जो है फीडबैक आपको दिया जाएगा, कहां आपको प्रिसाइजली चीजें समझनी है, कहां कैसे क्या करना है। तो ये जो द्रोणाचार्य वाली जो स्थिति है, द्रोणाचार्य वाली जो स्थिति है, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आप सभी ने जाना है। उसी से इंस्पायर होकर के हमने इसका नाम द्रोणा एक्स रखा है, क्योंकि ऐसा गुरु आपको चाहिए जो आपको इस पूरे भंवर से पार लगाए, है ना। आपकी नैया जो है वो पार होनी चाहिए और अल्टीमेटली प्रीलिम्स पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका जो है ऐसा है जो पास होना है, आपको इसमें धुरंधर नहीं बनना है। तो यहां पर आपको समझदारी के साथ साथ अपने कौशल का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करना है, ताकि आप प्रीलिम्स अच्छे नंबर से पास होकर के निकल जाएं। हालांकि याद रखिए प्रीलिम्स में आपको तुर्रम खां नहीं बनना होता। बहुत से लोग तुर्रम खां बनने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। उसमें क्या होता है, उसमें फिर उनके साथ यही दिक्कतें होती है, क्योंकि 2 पेपर हैं और दोनों कहा जाता है कि जो प्रीलिम्स होता है ये फिल्टर का काम करता है। 13 लाख अभ्यर्थी 2024 में जो है पेपर दिए। 13 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 10,400 कुछ अभ्यर्थियों ने जो है मेंस दिया, तो बाकी के अभ्यर्थी क्या ये फिल्टर की वजह से निकाले गए। अब इसी फिल्टर को अगर आपको पास करना है तो आप द्रोणा एक्स में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिए फैकल्टीज के साथ साथ आप अगर चाहें तो इसका एक आपको सैंपल भी दिखाया जा सकता है। हमारी वेबसाइट पे सिंपली आप जाइए, वेबसाइट क्या है www.examministry.com, वहां पर जाकर के आप जो है एक टेस्ट पेपर देख सकते हैं डेमो। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में हमने पिछली वाली स्लाइड में डिस्कस किया दोस्तों, उसमें आप टोटल 7 दिन की डेमो क्लासेस ले सकते हैं। 7 दिन की डेमो क्लासेस मिलेगी आपको, ताकि आप पूरी तरीके से इस बात को समझने और देखने और उसको डिकोड करने के लिए सक्षम बन सकें कि क्या मुझे ये क्लासेस समझ में आई, क्या मेरी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आफ्टर दैट
वी विल टॉक अबाउट द विक्रांत एक्स। व्हाट इज विक्रांत एक्स? तो विक्रांत एक्स हमने मेंस के टारगेट को लेकर के चला है इसमें, यानी कि जो मेंस की मेंटरशिप, मान लेते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स की परीक्षा के बारे में पूरी तरीके से अपने आप में सजग होते हैं कि प्रीलिम्स मेरा निकल जाएगा, लेकिन जो मेंस है मैं उसको कैसे लिखूं, इससे पहले कभी मेंस नहीं लिखा, कभी मैंने आंसर राइटिंग उतने शब्दों की लिमिट में नहीं की, ना टाइम बाउंडेशन को रख करके लिया, और अगर मैं लिख भी दूं तो कैसे पता चलेगा कि जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत। उसके लिए हमने मेंस के लिए अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जो सिर्फ मेंस को टारगेट करते हुए है। ये हमारा भी 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसकी एक बैच बन चुकी है, दूसरी बैच के लिए एडमिशंस हमारे लिए अभी भी ओपन है, लिमिटेड सीट दूसरे बैच में है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें आपको मिलने क्या वाला है। तो इसमें आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी, किसके द्वारा? राकेश वर्मा सर के द्वारा, जो हमारे चीफ मेंटोर हैं। इसके साथ साथ ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है 1981 बैच के, और राजस्थान गवर्नमेंट में जो है सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट से जो है रिटायर हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इनका, हमारे साथ जुड़े भी हैं, और इसके साथ ही साथ इनकी क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, इसमें कितनी मिलेंगी? तो आपको 20+ टेस्ट लिखने को मिलेंगे। इस पूरे टेस्ट का इवैल्यूएशन किया जाएगा आपके साथ, और एक्शनेबल फीडबैक के साथ आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा कि भाई कहां पर आपको प्रिसाइजली चीजों को सही करना है। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, इसमें सबसे अच्छी बात है कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज, वीडियोस और आंसर कॉपीज आपके साथ जो है शेयर की जाएंगी, सो दैट कि आप इस तरीके से एबल हो सको, यानी आप अपने आप में इस तरीके से सक्षम बन सको कि आपको यह पता हो कि टॉपर ने ऐसी कौन से पॉइंट्स, ऐसी कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट लिखी जो मेरे से अलग थी और जिसके बिहाफ पे उसे ज्यादा आंसर जो है मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रैटेजी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, जिस पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे जो है आपके नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियो, सारे लिंक्स हम सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट करते हैं, सो दैट आपको सबसे पहले आपको अपडेट मिले। तो इसके लिए आप सिंपली हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, इसका QR कोड स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें मैंने जो बताई वो क्लियर समझ में आई। रिगार्डिंग दिस, अगर आपके पास फिर भी कोई कमेंट है, कोई आप क्वेरी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब 1-to-1 कमेंट देंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम मिनिस्ट्री UPSC हिंदी जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी कि इससे जुड़ना है, आप इसके मेंबर बनिए, और टेलीग्राम चैनल पे हमारी जो फैमिली है उसका हिस्सा बनके आप बहुत सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं मुफ्त में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ, और देखते हैं कि आज की करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। यहां पर देखिए, सबसे पहला, जब आप पिछले 3 से 4 दिन से मैं ईरान और इजराइल इन दोनों के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट में कुछ बहुत अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो हमने 2 से 3 दिन लगातार इस खबरों को पढ़ा, इस खबर को जो है कवर किया। मैंने आपको सचेत किया था कि एक परसों वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, परसों नहीं, नरसों वाली क्लास में, लास्ट यानी कि फ्राइडे वाली क्लास में मैंने आपसे साथ डिस्कस किया था। अमेरिका ने कहा था कि लगभग 1-2 हफ्ते अभी हम इस युद्ध में नहीं उतरने वाले हैं। हम डायलॉग के जरिए इस चीज को कंसिडर करेंगे कि ईरान के साथ स्थितियां मजबूत हो जाए, ईरान के साथ चीजें अच्छी हो जाएंगी। चीजें अच्छी हो गई अगर ईरान के साथ, तो हम अटैक नहीं करेंगे, हम इस युद्ध में नहीं कदम रखेंगे। हाल ही में क्या हुआ, संडे का दिन जो था, संडे का दिन एक ऐसा दिन था ईरान के लिए जो काफी ज्यादा जो है दुखद साबित हुआ, है ना, और ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहा है ईरान इस समय। ठीक है, अपने आप में ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहा है। उसी से रिगार्डिंग ये खबर फिर से आज जो है बदल करके आई है। अब यहां पर आपने देखा कि 3 दिन से मैं इजराइल और ईरान की चर्चा कर रहा था, अब यहां पर अमेरिका भी जो है इसका एक तरीके से एक पक्ष बन चुका है इसका। क्यों अमेरिका ऐसा क्यों किया है, अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जो इसका पक्ष बन गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अमेरिका के साथ अभी क्या हुआ, अमेरिका भी इस युद्ध में उतर चुका है पूरी तरीके से। अमेरिका ने क्या किया देखते हैं दोस्तों। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार को सुबह इजराइल पर ईरानी हमले के जवाब में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को, जो कि है फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए। और ये बम किसके द्वारा गिराए गए, ये है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके पास स्टेल्थ बॉमर एयरक्राफ्ट है, जो कि जिसको आप B2
B2 बॉमर के नाम से जानते हो। B2 बॉमर क्या है? B2 बॉमर जो है एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, यानी कि इसे रडार में कैच करना और इसे रडार में पकड़ पाना नामुमकिन है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करता है, यानी कि जब भी ये किसी जोन में फ्लाई करता है, किसी देश के ऊपर अगर ये कहते हैं ना उड़ता है, तो उस देश का जो एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? उसका कारण क्या है? उस पर बहुत कम, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो रडार सिस्टम होते हैं उनके द्वारा भेजी गई तरंगे जब उससे टकराती हैं और वापस आती हैं, तो वो तरंगे जो होती हैं उनकी वेवलेंथ और इन सब चीजों से ये पता चलता है कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा B2 बॉमर के साथ क्या होता है कि जब कोई तरंगे जब जाती हैं, इसकी तरफ टकराती हैं, तो इनका बहुत ही माइनर प्रिंट मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई पक्षी हवा में उड़ रहा है। और इसमें क्या होता है, ऐसे ना हो तो बहुत सारी चीजें उड़ती हैं और सबको अगर डिटेक्ट करते गए और उस पर फायर करते गए तो अपने ही जो है जहाजों को गिरा लिया जाएगा। लेकिन B2 बॉमर के साथ ऐसा है कि इसकी जो कोटिंग है, यानी कि इसके ऊपर का जो आवरण है वो ऐसा है, ऐसे पेंट्स यूज किए गए हैं उसके लिए कि जो रिफ्लेक्शन बहुत कम करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं आने वाली रेस को। ऑब्जर्व कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होती नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में जो है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ना पता नहीं चल पाता है। जैसे कि ईरान जो है S-300 यूज करता है, जो हम S-400 यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग जो है डिफेंस सिस्टम यूज किए जाते हैं। अमेरिका ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका ने B2 जो है बॉमर एयरक्राफ्ट का प्रयोग करते हुए रविवार को सुबह जो है 3 लोकेशंस, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन 3 लोकेशंस पर जो एक तरीके से आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की, उनको अटैक करते हुए तबाह कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि B2 बॉमर ने ऐसे बहुत सारे बंकर जो है ब्लस्टर बॉम्ब्स को ड्रॉप किया। बंकर ब्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि बंकर्स होते हैं जो, जैसे जमीन ये है, जमीन के अंदर बंकर्स बनाए जाते हैं। अब हाल ही में जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इनको हर देश छुपा के रखता है, किसी को नहीं पता होता कि किसी देश का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस लोकेशन पे चल रहा है। हालांकि इसमें इजराइल ने इंटेल दी, इजराइल की इंटेल, इसके साथ साथ पाकिस्तान, अभी हाल ही में सुना होगा ना, आसिफ मुनीर साहब गए हुए थे। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है उसके बारे में समझो। आसिफ मुनीर यानी पाकिस्तान भी हदास है कि एक तो हमें बुलाया, हमें बुलाने के बाद ऐसी बेइज्जती हमारी कि पहली बार बुला रहे हैं, अब होगा क्या। अब आसिफ मुनीर के साथ ईरान के, यानी यूं कहें कि पाकिस्तान और ईरान के संबंध भी जो है खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका रीजन समझिएगा। आसिफ मुनीर गए थे अभी हाल ही में जो है ट्रंप के न्योते पर, यानी अमेरिका गए थे। अमेरिका जाने के बाद वहां पर मीटिंग्स होती हैं और आसिफ मुनीर के द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाती है ऑफिशियली कि भाई पाकिस्तान जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है उसके लिए जो है नॉमिनेट करने के लिए अगर हम बात करें तो एक अपील करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है पीस का एक प्राइज देना चाहिए। उसके ठीक कुछ ही दिन बाद ऐसी खबर आती है कि जो पीस का प्राइज पाना चाह रहे हैं वही कहीं ना कहीं जो है पीसफुली टॉक को निगलेक्ट करते हुए, डायलॉग को निगलेक्ट करते हुए अटैक कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक सबसे बड़ी जो है हास्यास्पद जो है बात है कि जहां अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि हम पीस से, बातचीत से मुद्दे का हल निकालना चाह रहे हैं। हालांकि ईरान ने ये क्लियर बोला कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि नेगोशिएट करने के बजाय अगर बात करें इजराइल की तो 200 F-35 भेज रहा है, B2 बॉमर का यूज कर रहा है अमेरिका। अभी आप देखिएगा इसमें और भी कड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको समझते हैं। तो इस तरीके से 3 लोकेशंस को टारगेट किया गया और पीसफुली बात करने के बजाय जो है इस वॉर को एस्केलेट करने का जो काम है वो अमेरिका ने कर दिया है। इसके बहुत बड़े भीषण परिणाम जो है सामने आ सकते हैं जब भी हम किसी ऐसी लोकेशन को टारगेट करते हैं जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं। तो रेडिएशन फैलने का खतरा, आसपास का पूरा वातावरण, जीव जंतु, मानव अगर बस्तियां हैं तो पूरी की पूरी हमें उसको खाली करानी पड़ती हैं। ऐसी चीजों में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उस देश में एक बहुत बड़ा संभावित खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, और छोटी मोटी चीज भी नहीं है। 30,000 पाउंड के जो है बम गिराना, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि निस्ता नाबूद कर देना जिन क्षेत्र पर ये चीज हुई होगी, वो पूरा एरिया खत्म है। ठीक है,
अब अगर बात करें, ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए अमेरिका रणनीति का एक हिस्सा माने गए। ठीक है, अमेरिका ने पहले से भी बोला था कि ईरान को कि भाई देखिए आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद कर दीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि हमें ये इंटेल है, हमें ये पता है कि आप अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी से सिर्फ ऊर्जा निर्माण नहीं बल्कि परमाणु बम बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने इसको क्लियरली बोला, ईरान ने यह भी बोला कि IEAE यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अलायंस है, उसमें भी ये बात बोली है। उसने एक ट्रीटी साइन करने के दौरान बराक ओबामा के इस बात को बोला गया ईरान के द्वारा कि भैया आप आइए, आप आकर के हमारे यहाँ चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आकर के। ठीक है, इसके बाद देखा गया कि ये जो है ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जब एक देश खुद कह रहा है कि हम बात करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या रखी थी ईरान ने कि इजराइल को आप आक्रामक नीतियों की वजह से इसको दोषी ठहराए, लोग इसको माने कि इजराइल ने जो किया वो गलत था। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ईरान के विदेश मंत्री, ठीक है, अब्बास अराकची ने कहा कि अमेरिका की यह कार्यवाही एक गंभीर रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी। कहते हैं ना, अब तुम आखिरी सीमा क्रॉस कर चुके हो। इजराइल के साथ साथ जो अमेरिका ने ये काम किया ईरान के ऊपर, अब ईरान का कहना है कि चूंकि हमारी पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं बैठती थी, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है एक लाइन जो है उसे अब आप रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। अब बात या यूं कहें कि अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। अब ये कहा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कल से लेकर के आज तक कि रशिया की जो सपोर्टिव कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ने ये बोला है कि अब भले ही ईरान अपने परमाणु हथियार डेवलप कर पाए या ना कर पाए, हम उसको परमाणु हथियार देंगे। आप सोचिएगा, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने कहा है कि अमेरिका ने एक गंभीर रेड लाइन को क्रॉस किया है। अच्छा, ये वही चीज रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। तो ये जो बात कही जा रही है कि गंभीर रेड लाइन है, इसके बाद चीजें स्थिति और बिगड़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट, मैंने पहले ही कहा है, बारूद के ढेर पे बैठा हुआ इस समय पूरा का पूरा क्षेत्र है। एक ऐसी चिनगी की जरूरत है, यहां पर एक चिनगारी का काम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें होंगी ही, हो सकता है आगे चल के ये चीजें सुधर भी जाएं, बातचीत के जरिए कोई हल निकल आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 45 मिनट जो है ईरान से बात भी की है, और उनसे बात करके ये बात बोली है कि भैया देखो, किसी भी तरीके से इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, आप बैठ करके वार्तालाप के जरिए इस चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। अभी यहां पर हाल ही में एक और डेवलपमेंट देखिएगा, यहां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रंप का एक ऐसा स्टेटमेंट आना जिसमें वो चेतावनी देकर के कह रहे हैं कि ईरान में या तो शांति हो सकती है या तो त्रासदी आएगी। और एक बात ध्यान रखिए कि ट्रंप का ये जो निर्णय था कि B-2 बॉम्बर से जो है उसको अटैक किया जाए, ये वहां की कांग्रेस यानी कि वहां की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां की संसद का ये निर्णय नहीं था। ये निर्णय पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप का खुद का था। यह भी बताया कि ये हमला कांग्रेस की पूर्व मंजूरी के बिना किया गया है, बिना उससे पूछे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि JD वैंस जो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनका भी ये कहना था कि भाई हमने जो है बातचीत के जरिए इस चीज को सुलझाने का प्रयास किया। अब हमें नहीं पता है कि ये कौन सी बातचीत का तरीका है कि बिना किसी तरीके की पिच किए, बिना किसी तरीके से किसी भी टेबल पे इस चीज के मुद्दे को रखे बिना आप डायरेक्टली ऐसी काम कर रहे हैं, तो ये बातचीत करने का तो कोई तरीका नहीं होता है। ईरान की संसद, जो मजलिस के नाम से जानी जाती है, ने होर्मुज जल संधि को बंद करने का प्रस्ताव करने की जो मंजूरी दे दी है, उससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग जो एक है उनमें से, उस पर जब अब जो है उस पर प्रश्न चिन्ह या काले बादल जो है मंडरा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि तो जितना भी व्यापार होता है दोस्तों, विदेशी व्यापार जितना भी होता है विश्व का, उसका 20% जो है वो इसी रूट से होता है। और मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि अगर ऐसा होता है कि उसको ब्लॉक कर देता है ईरान जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर ईरान ने होर्मुज जो है जल संधि है उसको ब्लॉक कर दिया और खत्म कर दिया, ब्लॉक करने का मतलब उसको बंद कर दिया, तो लगभग 20% व्यापार अंतरराष्ट्रीय ट्रेड का वो प्रभावित होगा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जिससे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे। और कच्चे तेलों पर जो निर्भर वाले देश हैं जैसे भारत, उसके लिए सबसे बड़ा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खतरा मंडराएगा। हालांकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईरान और इजराइल दोनों के साथ हमारी अच्छी जो है कंडीशन में मित्रता है। मित्रता का मतलब हमारी फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंड नहीं है, हमारी जो इस समय दोनों के साथ स्थिति है वो दोनों ही अच्छी है। हालांकि एक बात और जान लीजिए, आपने चाबहार पोर्ट का जो है नाम सुना होगा।
तेल की अगर मैं बात करूं तो तेल तो पिछले कुछ सालों से हम ईरान से खरीद रहे नहीं रहे हैं। उसका कारण यह है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें कि हमारा इसमें क्या जो है हित है, जो नुकसान, जिसका नुकसान हो सकता है, तो वो है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारत के लिए, मिडिल ईस्ट को, मिडिल ईस्ट तक या उधर के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए। अगर चाबहार पोर्ट पर किसी भी तरह का कोई चीज होता है या इजराइल ने इसको भी टारगेट किया तो वो भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए भारत ने जो है अगर मैं बात करूं तो ईरान के साथ बातचीत के दौरान यही बात बोली है कि इन चीजों को आप बातचीत के तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये जो है खबर अभी रिसेंटली रही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि आपकी जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित है। और इसमें अंग प्रत्यारोपण को लेकर के एक जो है आज आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो कि भारत में जो दयनीय स्थिति है, ठीक है, उसको लेकर के उसको उजागर कर रहा है, उसको बता रहा है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण को लेकर के जो कंडीशन इस समय चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा जो है दयनीय स्थिति में है, उसमें सुधार होने की ज़रूरत है। और अगर सुधार नहीं हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले समय में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये चीज़ जो है सामने इस आर्टिकल के द्वारा अभी आप समझेंगे। चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं कि क्या है इस आर्टिकल में। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पब्लिश की गई। अब इस मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो 19 जून को पब्लिश की गई। इसमें क्या बोला गया कि भारत में अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है, आप अगर बात करें कार्यक्रम को कई समस्या जो है प्रभावित कर रही हैं इस समय। क्या हैं वो समस्याएं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम इस तरीके की गतिविधियों में पीछे हैं, वो समस्याएं जो है इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में जो समस्याएं महत्वपूर्ण है उनके बारे में देख लीजिए कि सबसे पहली बात तो आती है कि पैसा या यूं कहें कि जो फंड है वो बहुत कम है। भाई, भारत जैसे देश में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है? वो है पूंजी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला कारण है अपर्याप्त वित्तीय संस्थान। ऐसी चीजों को बेयर करने के लिए, ऐसी चीजों को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वित्तीय संस्थान की जो है कमी है। दूसरा कहा गया विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। अब इसको भी आप समझ सकते हैं, हालांकि भारत में झोला छाप डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं। आप आए दिन न्यूज़ सुनते होंगे कि फला दवाई देने की वजह से ऐसा कांड हो गया, वैसा हो गया। मध्य प्रदेश का एक केस आपने सुना ही होगा कि वहां पर जो है एक झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिए, 6 से 7 लोगों की और मौत हो गई उनकी। बाद में पता चला उसके पास जो डिग्री थी वो फेक डिग्री थी। और कहाँ की डिग्री उसने फेक बनवा रखी थी? इंग्लैंड की डिग्री जो है फेक ले रखी थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको देखने को मिलती हैं भारत में। अब बात करें अगर हम कि ट्रांसप्लांट को लेकर के जिस तरीके से बातें कही जाती हैं कि अगर हमें कोई भी अंग का प्रत्यारोपण करवाना है तो इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की जरूरत होती है। आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको वहां पर अंग प्रत्यारोपण से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं या ये जो काम करते हैं उनकी बहुत ज्यादा भारी कमी है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी अगर होंगे तो इक्का दुक्का होंगे। वैसे नॉर्मल अगर सिटीज में कोई हॉस्पिटल है और वो वहां का सबसे बड़ा है तो भी आपको ये सुविधाएं वहां नहीं देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है यानी कि जो प्रोसेस है उसमें बड़ी देरी है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि यहां पर वैसे संरचनात्मक विकास की कमी है, यहां पर वो संस्थागत ढांचा नहीं है जिसकी वजह से प्रोसेस को तेजी से किया जा सके, क्योंकि इसका प्रभाव, संसाधनों का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। और इसके साथ साथ आवश्यक बुनियादी ढांचा यानी कि अगर हम बात करें आईसीयू होना, इसके साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर होना, उतने कार्मिक होना, इक्विपमेंट्स होना, बहुत सारी चीजों की कमी होने की वजह से जो है ये काफी दयनीय स्थिति भारत में बनी पड़ी है। इसमें एक चीज और भी समझ लीजिए कि जो सरकारी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा यानी कि एक मंडल जो है बनाया गया जो उच्च स्तरीय बैठक जो है आयोजित करेगा। और उसने आयोजित भी की और उसमें यह पाया गया कि जो भारत है, भारत में ऐसी चीजों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। उसने कुछ पॉइंट्स और भी बताए कि जैसे भारत में आईसीयू बेड की भारी कमी है, आईसीयू बेड्स जो है वो पूरी तरीके से नहीं। आपने कोरोना में भी देखा कि किस तरीके से बेड्स की कमी और आईसीयू का जो है ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स की कमी, ऐसी छोटी छोटी जो है चीज़ों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। लेकिन यहाँ पर और समझना है कि जो ये प्रोसेस है पूरा, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का आपने करवाई, अब अगर आपने किसी भी अपने पूरे शरीर का किसी भी अंग का प्रत्यारोपण करवाया तो उसके बाद याद रखिए कि आपको लगभग पूरे
पूरे जीवन काल कुछ दवाइयों का और कुछ चीजों का उपयोग करना पड़ता है, कुछ ट्रीटमेंट्स आपको लगातार करवाते रहना पड़ता है, ताकि चेकअप के जरिए ये बात पता चलती रहे कि बॉडी में जो अंग का प्रत्यारोपण किया गया है क्या वो एक तरीके से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये दवाइयां जो हैं बिना आर्थिक सहयोग के इतनी महंगी होती हैं, आप देखेंगे कि उसको अफोर्ड कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसके साथ साथ जो है समर्थित ट्रांसप्लांट यूनिट जो है उनकी अनुपस्थिति के प्रमुख कारण को इसमें बताया गया है कि पर्टिकुलर इसी सर्विसेज को टारगेट करते हुए, इस तरह की जो है ट्रीटमेंट को टारगेट करते हुए भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेकर के वो काफी कम है। जो करंटली सिचुएशन देखी जा रही है कि 146 करोड़ जनता के आधार पर जो रेशियो होना चाहिए वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। कई संस्थानों में इन हाउस परीक्षण, यानी कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, चेकअप वो बाहर का लिखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इन हाउस वो फैसिलिटी है ही नहीं, वो मशीन है ही नहीं, वो इक्विपमेंट्स है ही नहीं जिससे वो तुरंत तत्काल रूप से, अगर अब मैं बात करूं तो उसी हॉस्पिटल में सारी जांचें हो जाएं। और इसी कारण से जो बाहरी प्रयोगशालाएं हैं उन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें भी जो है घूसखोरी और जमाखोरी और उच्च दामों पे टेस्ट करवाना, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि तो लैब बहुत सारी खुली हुई हैं। अब लैब का क्या होता है, टाई अप होता है। कई बार ये भी आप जानते ही हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। दवाइयों की अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर की या हम बात करें किसी लैब की, तो इसमें जो है डॉक्टरों का टाई अप होता है कमीशन बेसिस पे। आपने देखा होगा अक्सर कि डॉक्टर साहब जो दवाई लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ही दुकान पे मिल रही है, जबकि उस एरिया में बहुत सारी दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, लेकिन वो वहीं मिल रही है जहां पर डॉक्टर साहब भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि कमीशन बंधा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इस क्षेत्र में कमी की वजह देखी जा रही है। हालांकि इस पे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे भारत जैसे बहुत जो भारत में प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एम्स हो गया, इसके सहित कई प्रशिक्षित विशेषज्ञों की जो ट्रांसप्लांट सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, एनेस्थेटिस्ट हैं, इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट और इंसेंटिविस्ट, इसकी भारी कमी जो है देखी जाती है। हालांकि इन क्षेत्रों में मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी आप चले जाएं तो ऐसे बहुत सारे सर्जन्स, इनकी कमी देखी जाती है। ऐसे कोर्सेज करने के बाद जो है भारत में कोई जो है इस तरीके के, या तो भाई इसका यही एक कारण हो सकता है, या तो भारत में ऐसे जो लोग हैं पढ़ाई करने के बाद भारत में रुक नहीं रहे हैं, या फिर भारत में इन्हीं चीज़ों की पढ़ाई को लेकर के इन चीज़ों का जो एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए जिससे इसकी आपूर्ति को पूरा किया जा सके, उनमें कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट नजर आ रही है, गलती नजर आ रही है, जिसको हमें टारगेट करना पड़ेगा, जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई। इसमें कहा गया कि मरीजों को जीवन भर प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे बूस्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए दवाओं की आवश्यकता होती है, परंतु सरकारी योजनाएं केवल पहले वर्ष तक ही सीमित होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो भारत में स्वास्थ्य को लेकर के जो योजनाएं बनाई जाती हैं, इनमें एक चीज कॉमन पाई जाती है कि जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सहयोग जो है सरकार करती है, वो देखा जाता है कि ट्रीटमेंट होने के 1 साल के भीतर भीतर ही जो है रिम्बर्समेंट देखने को मिलता है कि भाई 1 साल तक आपको जो है सहयोग है उसका एक तरीके से आर्थिक सहयोग आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ऐसी चीजें, यानी कि प्रत्यारोपण कराने के बाद जीवन काल भर अगर हम बात करें तो चीजों को बहुत सोच समझ करके बहुत ही उसका ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें दवाइयों को, प्रतिरोधात्मक क्षमता को बनाए रखने के लिए उसके कई ट्रीटमेंट्स होते हैं, कई जांच होती है, उनके लिए काफी ज्यादा पैसा खर्चा होता है। लेकिन सरकारी योजनाएं यहां पर विफल मानी जाती हैं। आप जैसे अभी आपने सुना होगा जो है कि आयुष्मान भारत करके एक योजना सुनी है, उसमें भी ये देखा गया कि इस रिपोर्ट का ये कहना था कि ये जो दीर्घकालीन उपचार है, ये जो दीर्घकालीन उपचार करने की बात कही जा रही है, इसको जो है आयुष्मान भारत के साथ लिंक करके और इसमें जो एक तरीके से आर्थिक सहायता दी जा रही है उसे दीर्घकालिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों का ट्रीटमेंट अच्छा हो सके। ठीक है, दीर्घकालीन खर्चों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, यहां तक ये आर्टिकल काफी अच्छा था। अच्छा, यहां ओ हो ये तो खबर ही गायब हो गई, सॉरी इसके लिए। हाँ चलो मैं बता देता हूं ये खबर क्या है। क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर के एक आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है। ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन
आपने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुना होगा। यहां पर क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर के एक खबर पब्लिश हुई। खबर क्या थी उसके बारे में देख लो। कहा यह जा रहा है कि भारत वर्ष 2030 तक सैटेलाइट की मदद से क्वांटम संचार जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, अभी हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही हैं। हालांकि ऐसी बहुत जो अभी जो संचार पद्धतियां हम यूज कर रहे हैं इनमें बहुत सी कमियां हैं। जैसे वेदर अगर खराब हो गया, भूकंप आ गया या किसी तरह की कोई आपदा आ गई तो कम्युनिकेशन जो है वो टूट जाता है। ऐसी चीजों में जो है क्वांटम कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मानी जा रही है, क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि जो भारत है वो 2030 तक सैटेलाइट की मदद से क्वांटम संचार प्राप्त करने की तकनीकी के रूप में सक्षम हो सकता है। और ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम चिप, है ना। अब ये है कि ये एक टेस्ट भी हुआ है जो कि आईआईटी दिल्ली की एक टीम ने किया है। आईआईटी की दिल्ली की एक टीम ने जो है उसने एक टेस्ट किया जिसमें उसने भारत में अब तक के सबसे दूर तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो संचार है ना, उसको जो है एग्जीक्यूट किया है और ये देखा है कि इसका जो प्रदर्शन रहा है वो काफी ज्यादा प्रभावशील रहा है, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी केबल के हुआ। यानी कि पर्टिकुलर यहां पर एक बंदा, इसको थोड़ा सा समझ लो चूंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं साइंस की, सपोज करो यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है और 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बंदा है। बिना किसी रूप से, बिना किसी बाध्यता से, बिना किसी मध्यस्थता के आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों में क्वांटम जो है उसके साथ ऐसा अभी एग्जीक्यूशन किया गया, एक टेस्ट किया गया जिसमें 1 किलोमीटर की दूरी में यह देखा गया कि इस संचार को करने के बाद जो क्वांटम कम्युनिकेशन है वो काफी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी साबित हुआ है। उसका रीजन समझ लो। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। तो जैसे मान लो आप सभी के घर में नॉर्मल कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, ठीक है। ये लैपटॉप साधारण गति से काम करते हैं और जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं जैसे i7, i9, है ना, अच्छे प्रोसेसर्स, ऐसे 1 से 10 लाख कंप्यूटर मिल करके जितना काम जितनी देर में करेंगे उसका 10 गुना कम समय में एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। बहुत सारी क्वांटम चिप्स भी डेवलप की जा रही हैं। आपने एनवीडिया की एक क्वांटम चिप के बारे में सुना होगा, इतनी बड़ी सी चिप है, एनवीडिया ने उसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक जो है चिप बनाई है जो कहा जा रहा है कि 10,000 जो है एक तरीके से सुपर कंप्यूटर्स का काम चंद सेकंड्स में कर सकता है वो। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, एक पासकोड या यूं कहें एक पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए, तोड़ने के लिए जितना कंप्यूटर टाइम लेगा नॉर्मल, 1 सेकंड के अंदर उतनी गणनाएं करके उतने जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो है बना करके क्वांटम कंप्यूटर चंद सेकंडों के अंदर वो काम कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा स्पीड वाली है। दूसरी चीज, अक्सर जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो हमारे अभी के जो साधन है, जो अभी हम जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, उसमें ये डर हमेशा बना रहता है कि यानी कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट ए से सब्जेक्ट बी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन की एक तरीके से जो प्राइवेसी है उसके लीक होने के चांसेस आज के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा रहते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमने देखा होगा, आपने सुना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने देखा होगा इनक्रिप्टेड चैट, ठीक है। व्हाट्सएप जब आप यूज करते होंगे तो उसमें देखते होंगे योर चैट इज इनक्रिप्टेड, है ना। तो इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है, वो आपने जो उसको ए ने बी को अगर कोई चीज भेजी तो ए ने उसको जब कोड किया तो डिकोड वो बी के पास होकर के हो रहा है। बीच में अगर कोई चाहे उस मैसेज को पढ़ना तो वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसमें भी कुछ कमजोरियां हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अगर हम क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम संचार की बात करें तो क्वांटम संचार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन उसका मैं बता रहा हूं। रीजन ये है कि अगर ए ने बी को कोई चीज भेजी तो उस पूरे मैसेज को डिकोड किया ही नहीं जा सकता। बीच में अगर कोई थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई प्राइवेसी लीक करने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों ही पक्षों को पता चल जाएगा कि हमारे मैसेज को किसी ने डिकोड करने, हमारे संचार में किसी भेजे गए डेटा को डिकोड करने की कोशिश की गई है। और इसी से रिलेटेड क्वांटम कम्युनिकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो क्वांटम कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चीजों को जल्दी कर पाएंगे, बल्कि इसमें उतनी सुरक्षा का भाव भी है। यानी कि इसमें सुरक्षा के साथ साथ जल्दी और चीजों की स्पीड काफी अच्छी है, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। और करंट टाइम में हम देख रहे हैं वायर कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारी केबल्स हैं, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही हैं। तो आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ
इंटरनेट लगा हो, तो पहले आपने देखा होगा मोटी केबल का इंटरनेट आता था, काफी मोटी केबल होती थी। उसके बाद हमने देखा, जैसे अगर किसी के यहाँ डिश टीवी वाला केबल रहा होगा तो उसको पता होगा। उसके बाद हमने देखा पतला पतला, अभी अगर आप जियो या एयरटेल या किसी अन्य जो है उसका लगवाते हैं तो कहा जाता है हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से फास्ट इंटरनेट दे रहे हैं। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, अगर आपने उसको कभी आपके यहाँ लगा हो तो वो जब आते हैं तो आपने देखा होगा उसका वायर जो है उजाड़ते हैं और एक बाल के बराबर पतला सा एक वायर निकलता है उसमें से, ठीक है। फिर उसको एक मशीन में लगाते हैं और लाइट के जरिए, यानी कि एक तार है, मान लो ऐसे समझो कि मान लो एक तार है, यहां से इस तार को हल्का सा काटा गया और उस बाल के बराबर पतला सा जो है एक वायर होता है उसके अंदर, उसको निकाला गया। फिर यहां पर देखा जाता है उस वायर को यहां से भी काट दिया जाता है, यहां से एक लाइट भेजी जाती है, लेजर लाइट होती है, वो लेजर लाइट यहां अगर भेजी जाती है तो उस वायर के जरिए वो संचार करती है और यहां जल जाती है। जलने पे ये चीज देखी जाती है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये पूरी तरीके से बीच में कहीं से भी टूटी नहीं है और पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी तरीके का कोई ऐसा संचार से संबंधित समस्या आ जाए कि ब्लैकआउट हो गया या कुछ हो गया, कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तो ऐसी समस्याएं अक्सर आपने देखा होगा, मौसम खराब होता है हमारा फोन काम करना बंद कर देता है। रीजन उसका क्या है? रीजन यही है कि जो करंट में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके कुछ सीमाएं हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं तो क्वांटम कम्युनिकेशन में आपने देखा कि 1 किलोमीटर दूरी तक बिना किसी केबल के ट्रांसमिट जो है चीजों को ट्रांसमिट किया गया और कोड डिकोड किया गया। हालांकि इसकी दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर रही, क्योंकि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी करने के लिए आपको सैटेलाइट की आवश्यकता होगी और यही खबर जो है इस वाले उसमें डिस्कस की गई कि इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए हमें बड़ी संख्या में संसाधनों को और बहुविषयक टीमों की, यानी कि बहुत बड़े एक टीम की जो इससे रिलेटेड जितनी भी एक तरीके से ऑब्स्टेकल्स हैं उनको समझती हो, उसकी आवश्यकता होगी। इसमें स्टार्टअप भी शामिल हो सकते हैं, जो टेक स्टार्टअप्स हैं ऐसे उन्नत तकनीकियों पर विशेष रूप से काम कर सकते हैं, ये बात बोली गई। इसमें याद रखिएगा सुरक्षित क्वांटम संचार के लिए क्वांटम कीज क्या होता है? जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के जरिए इसमें जो है मैसेज को डिकोड करवाया जाता है, मैसेज को भेजा जाता है, जिन्हें हम क्वांटम कीज कहा जाता है, की आवश्यकता होती है, जिन्हें फोटॉन्स प्रकाश कणों की धाराओं द्वारा वितरित किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा समझने वाला विषय है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो प्लीज कोशिश करिए कि अपनी क्लास में जो साइंस एंड टेक के टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, ठीक है, वो आपको इसमें गहनता से जानकारी जो है देंगे, आपको प्रदान करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम से संबंधित कोई भी खबर अगर आप साइंस एंड टेक से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसको खास करके भले ही आपका बैकग्राउंड साइंस रहा हो या ना रहा हो, इतना समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन मुझे देखिए आपको इतना समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप बहुत सारी चीजें प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयास करिए कि उसको समझिए, ठीक है। तो अब इसको आप जरूर पूछेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया, कि आपको आइडिया लगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसके बाद केबल के माध्यम से क्वांटम संचार की कुछ सीमाएं होती हैं इसमें, क्योंकि इससे वातावरणीय रुकावटें जैसे धुंध होना, प्रदूषण होना हस्तक्षेप कर सकती हैं। चीन ने, अब याद रखिएगा, हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। चाइना ने इस क्षेत्र में 2017 और 2020 में महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिसमें उपग्रह के माध्यम से 1000 से 1700 किलोमीटर की दूरी पर कुंजी वितरण, वही जो मैंने आपको बताया था ना कि क्वांटम की जिसकी बात की, कुंजी वितरण सफलतापूर्वक किया है। यानी कि यहां से मैसेज भेजा और यहां पर दूरी 1000 से 1700 किलोमीटर के आसपास की, यानी कि 1000 से बात करें और 1700 किलोमीटर के आसपास की दूरी में जो है मैसेज को सेंड और रिसीव किया गया। और इस तरीके से देखा गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब भी कभी ऐसी कोई खबर आप पढ़ें तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगली खबर के बारे में बढ़ते हैं। अगली खबर जो है जीएस पेपर 3 रक्षा सुरक्षा और मेक इन इंडिया पहल को लेकर के है, यानी इस पर आधारित आप इसे पढ़ सकते हैं। आईएनएस तमाल की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, आईएनएस तमाल की बात कर लेते हैं। भारत में रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से भारत सरकार अपनी चीज़ों को बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होममेड हों। और आपने देखा अभी कि भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण स्थितियां रहीं, उसमें देखा गया, ये कहा गया कि 60,000 करोड़ से जो है हमारा जो रक्षा बजट है उसको भी बढ़ाने की बात कही गई थी। इसी से संबंधित एक अगली खबर आई है। आईएनएस तमाल को, ठीक है, याद रखिएगा,
आईएनएस तमाल को 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल करने की जो है बात कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को आईएनएस तमाल जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार है और भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है, और 1 जुलाई को इसको कमीशन कर दिया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का अंतिम जहाज है जो विदेश यानी कि रूस में बना है। अभी तक के इस सीरीज के अंतर्गत, आईएनएस सीरीज के अंतर्गत जो भी जहाज थे वो हमने रूस की मदद से तैयार किए, और ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी श्रेणी का जो है ये एक ऐसा अंतिम जहाज होगा जो कि किसी विदेश में यानी कि रूस में तैयार किया गया होगा। इसमें 26% जो है स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से ब्रह्मोस जो है वो एक है, यानी कि ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसको रूस और भारत ने मिल करके तैयार किया है, ये जो है 26% इसमें जितने भी उपकरण लगे हुए हैं दोस्तों, वो 26% भारतीय यानी कि स्वदेशी हैं। बाकी के जो है उपकरण हमने बाहर से लिए हुए हैं। यह युद्धपोत लगभग 125 मीटर लंबा है और 3900 टन वजनी है, जिसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हुए हैं। हालांकि नौसेना को मजबूती देने के लिए हमने देखा कि हमारे तीनों सेना के जो प्रमुख हैं समय समय पर कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को बोलते भी हैं कि भारत में इस समय सेना को लेकर के जिस तरीके से हम एक तरीके से कुताही कर रहे हैं, बजट को अलॉट करने में जिस तरीके से हमें समस्याएं हैं, है ना। हालांकि कुताही का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार देना ही नहीं चाह रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सरकार को एलोकेशन करने में, बजट को एलोकेट करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसको देखते हुए भारत को अभी रक्षा बजट को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यह ठीक है क्रिवाक क्लास श्रृंखला, यानी मैंने कहा था श्रेणी, ये है क्रिवाक क्लासेस की जो है 8वां और अंतिम युद्धपोत होगा। इससे पहले 7 युद्धपोत इस श्रेणी में बनाए जा चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस इंडिया के बारे अभियान के तहत जो है भविष्य में ऐसे सभी जहाज अब भारत में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आईएनएस तमाल को पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिस पश्चिमी बेड़े को स्वॉर्ड आर्म्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, आर्म्स का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो इसमें जो है तैनात किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी, क्योंकि कई बार जो है युद्धपोत और कौन से क्लास की सबमरीन है, कौन से क्लास का युद्धपोत है, या यूं कहें क्लास के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे इस समय कावेरी इंजन बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। ठीक है, तो कावेरी इंजन के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना करके आपको दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आज के अपने प्रारंभिक प्रश्नों की तरफ दोस्तों। आज की जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आज का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस तमाल जो है को भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 2025 को शामिल किया जाएगा। यह युद्धपोत पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रणाली भी लगाई गई है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आई होप कि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सभी को 1 मिनट के लिए आप 5 सेकंड में ये क्वेश्चन पढ़िए, 5 से 10 सेकंड में, फिर इसका आंसर करिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलिए, आपको पता है आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना में 1 जुलाई को किया जाएगा, करेक्ट है। अगर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करें, करेक्ट है। भारत में पूरी तरह से निर्मित नहीं, बल्कि ये आखिरी अपनी श्रेणी का 8वां जो युद्धपोत है वो आखिरी ऐसा युद्धपोत होगा जो रशिया में बना है। ठीक है, इसके बाद सारे युद्धपोत हम ऐसी क्लास के अपने यहाँ निर्मित करेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी कि एक करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईएनएस तमाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना दोस्तों, इसमें हमेशा कंफ्यूज मत होना, सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, यानी कि एक कथन गलत होगा, बाकी सब सही होंगे, तो हमें गलत वाले की पहचान करनी है। यह क्रिवाक क्लास श्रृंखला का 8वां और अंतिम युद्धपोत है। इसमें 100% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। यह रूस के यांतर शिपयार्ड में निर्मित किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर एक चीज तो आपने पढ़ाई ही नहीं है इसमें। तो देखो, याद रखो, मैंने आपको एक हिंट तो दे रखा है, उससे आप पता कर लेंगे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, आंसर हम करते हैं साथ में। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर करिएगा। चलिए, हो गया। यहां पर ऐसे देखिए कि क्रिवाक श्रृंखला का जो है ये 8वां युद्धपोत और अंतिम युद्धपोत है, करेक्ट है ऑप्शन। 100% स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं, नहीं। 26% स्वदेशी उपकरण लगे हैं, अभी मैंने बताया। रूस में बना है, अब ये यांतर शिपयार्ड नहीं बताया लेकिन रूस में बना था, करेक्ट है।
भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल, करेक्ट है। तो यानी कि आंसर बी इसका जो है वो आंसर करेक्ट है, जो गलत है स्टेटमेंट। गलत है स्टेटमेंट कौन सा है? बी है। अपने मुख्य परीक्षा की प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आपके लिए आज का जो मुख्य परीक्षा का जो है प्रश्न रहेगा वो रहेगा आईएनएस तमाल जैसे स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब याद रखिएगा, जो रडार पे जिसके सिग्नेचर्स ना मिलते हों, जिसके रडार पे साइन ना आते हों, ठीक है। स्टेल्थ का मतलब होता है छुप करके, ठीक है। स्टेल्थ का मतलब होता है छुप करके, जिसको कोई पकड़ ना सके, ठीक है। युद्धपोत की आवश्यकता भारतीय नौसेना के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझाइए। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भूमिका का भी विश्लेषण करिएगा, ठीक है। कितने शब्दों में? तो 250 शब्दों में इसका आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए, द्रोणा एक्स और विक्रांत एक्स के बारे में आप सभी से मैंने इन डेप्थ में डिस्कशन कर रखा है। द्रोणा एक्स के लिए अलग से वीडियो भी बनाई है मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप जाकर के द्रोणा एक्स का इन डेप्थ वीडियो देख सकते हैं। विक्रांत एक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते नहीं, आपको जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी क्लासेस का लिंक, बहुत सारे जो है करंट अफेयर्स, बहुत सारे मुद्दों पर जो है क्लासेस मैंने बनाई हैं, उनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपको सिंपली ये वाला QR कोड जो है स्कैन करना है और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। स्कैन QR कोड। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्लास को वाइंड अप करते हैं। और आप सभी के साथ जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मैंने आपको कुछ समझाया, आपको आज की करंट अफेयर्स चीज़ें अच्छी लगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कल वाली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ, 6:30 बजे लाइव होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।